जालिम चील का जादुई तालाब। जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी न बुझने वाली आग से प्रार्थना की। ए जादुई ना बुझने वाली आग, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। ए जादुई आग, मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। फिर कबूतर की बात सुनते हुए जादुई आग से आवाज आई, जब जालिम चील के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बादशाह कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो खुद तो सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था, इसीलिए उसने जंगल के सभी पक्षियों को अपनी दरबार में बुलाया। जो कोई भी मेरे बेटे के लिए उस जालिम चील के जादुई तालाब से पानी लेकर आएगा, मैं उसे सोना दूंगा, चांदी दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। राजा की ये बात सुनते ही जंगल के बहुत से पक्षियों ने उस तालाब को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। कालू, अगर उस तालाब का पानी हम ला कर दें तो बादशाह हमें अमीर कर देगा। गोरी, मगर तुम्हें पता है ना कि उस तालाब की रखवाली वो जालिम चील करती है। कालू, ये सब झूठ है, कोई जालिम चील नहीं है वहाँ, ये तो बस डराने के लिए कहा है। फिर वो कौवा और कौवी तालाब की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे मीठा फल ला दे, कोई मेरी मदद करे। क्या बुढ़िया, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, समय ना जाया करो, चलो जल्दी करो, हमें तालाब से पानी भी लेकर जाना है। फिर वो कौवा और कौवी बूढ़ी चिड़िया को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जालिम चील का वो तालाब मिल जाता है। देखा कालू, हमें वो जादुई तालाब मिल गया। अब देखना, हम ये पानी लेकर जाएंगे और महाराज कबूतर हमें माला माल कर देंगे। जैसे ही गोरी कौवी कप में पानी डालने लगती है तो वो पानी कप में आता ही नहीं। कालू, ये क्या, ये पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। गोरी, कहा था ना ये जादुई तालाब है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूर पहाड़ों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ, हम दोनों भाई जाएंगे और महाराज के लिए वो पानी लेकर आएंगे। हाँ बबलू बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने महाराज की मदद करनी चाहिए। माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, मैं और बंटी जाएंगे और महाराज के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर वो दोनों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे तालाब भी देखे, मगर उन्हें वो जादुई तालाब ना मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। बंटी, हम तालाब को नहीं ढूंढ पाए, क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे जाने दें। गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जरा सोचिए, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो कबूतर महाराज कैसे जी पाएंगे? अगर मुझे वो तालाब मिला तो महाराज मेरे भाइयों को माफ कर देंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर गुड़िया वहाँ से निकल पड़ी। वो जंगल में तालाब को ढूंढने लगी। जंगल में गुड़िया को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ जी, मेरे पास तो कोई मीठा फल नहीं है, आप ठहरें, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ से जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो तुरंत लेकर चिड़िया के पास आती है।
ये ले माँ जी, ये मीठा फल खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार की मदद की। तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं जादुई तालाब से पानी लेने जा रही हूँ ताकि शहजादा पीकर ठीक हो सके। बेटी, ये तो तुम बहुत भले का काम कर रही हो, मगर बेटी वो पानी ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। ये लो, ये जादुई कप लो। जैसे ही तुम इसे पानी की ओर करोगी, ये खुद ब खुद ही भर जाएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर गुड़िया वो कप लेकर जादुई तालाब के पास जाती है और वो कप पानी से भर लेती है। वो वहाँ से पानी लेकर महाराज के पास जाती है। शहजादे को वो पानी पिलाया जाता है, जिसे पीते ही शहजादा ठीक हो जाता है। मम्मा पापा, मैं ठीक हो गया। मैं अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थीं। गुड़िया बेटी, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वो सब देंगे। तुमने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए। और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है। सागर वाले जंगल में चारों दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। रानू चिड़िया ने 5 तक गिनती की। कबूतर झाड़ियों के पीछे, हरियाली तोती पेड़ के पीछे और मिठू तोता पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोस्तों, मैं अब आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक काली कौवी उड़ती हुई नजर आई। कौवी की जैसे ही चिड़िया से नजर मिली तो वो डर गई। अरे चिड़िया, तुमने मुझे क्यों देखा? क्यों देखा मुझे? अरे फिर क्या हुआ? अगर देख लिया, तुम कोई ताजमहल थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखने का टिकट लगेगा। तभी छुपे हुए सभी पक्षियों ने भी काली कौवी को देखा। तभी मिठू तोता जिस पेड़ पर बैठा था वो डाली टूटी और नीचे आकर हरियाली तोती पर गिर गई। हाय, मैं मर गया। कबूतर जिन झाड़ियों के पीछे छुपा था, वहाँ एक चूहा आया जिसने कबूतर की पूंछ काट ली। हाय रे, मैं तो मर गया। कबूतर हड़बड़ी में वहाँ से भागा और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक घोंसला सीधा रानू चिड़िया पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? कोई हटाओ इसे। फिर वो सब रानू चिड़िया के पास आए। अरे ये सब क्या था? हमारे साथ एक साथ तो कभी ऐसे हादसे नहीं हुए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कौवी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोरी कौवी है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है। चलो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं और बाकी पक्षियों से भी मिलवाते हैं। ये चारों दोस्त अब गोरी कौवी को अपने साथ ले जाते और जंगल में सब पक्षियों से मिलवाते। गोरी कौवी सब पक्षियों से घुल मिल गई। अगली सुबह चारों दोस्त फिर से गोरी कौवी के पास पहुँचे। आओ गोरी बहन, चलो खेलने चलते हैं। ना बाबा ना, दोपहर होने वाली है। दोपहर में मैं नहीं खेलती। गोरी बहन, यहाँ कौन सा कोई शिकारी आ जाएगा। चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। फिर सभी दोस्त गोरी कौवी को साथ लेकर उल्लू के पास पहुँचे। चलो उल्लू दोस्त, आज खेलने चले। तुम कल भी हमारे साथ नहीं खेले। हाँ हाँ, आज तो मैं जरूर खेलूंगा। तभी उल्लू की नजर गोरी कौवी पर पड़ी। अरे ये कौवी कौन है? उल्लू की नजर जैसे ही गोरी कौवी पर पड़ी तो पीछे से एक तीर आकर उल्लू को लगा। अरे बाप रे! उल्लू दर्द में चीखता हुआ वहाँ से दौड़ पड़ा। अब गोरी कौवी जिसके भी सामने जाती उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता। अब इन चारों दोस्तों को भी ये बात अजीब लगने लगी और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उसी शाम चील महारानी ने गोरी कौवी और उसके दोस्तों को बुलाया। गोरी कौवी, जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी तुम्हें देखता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ महारानी, ये सच है। अगर दोपहर के टाइम कोई भी मेरे पास आता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मैं सच में एक मनहूस कवि हूँ।
इसीलिए तो पिछले जंगल से भी मुझे निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? ऐसा ना कहो, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम्हारी दोस्त के कारण मेरे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा गोरी कवि। ये सुनकर गोरी कवि का मुंह उतर गया और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, मगर महारानी के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे। चील महारानी, दोपहर तो निकल गई है, आज आप गोरी कवि को यहाँ रहने दे। ठीक है रानो चिड़िया, मगर कल दोपहर होने से पहले इसे यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास के जंगल में रहने वाली चील को गिद्ध ने सूचना दी। सुना है चील महारानी अकेली है, उसका भाई साथ वाले जंगल में गया है, उसको मार गिराने का यही मौका है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही चील महारानी को मारकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा। सारी रात गोरी कवि और उसके दोस्त सब मिलकर बातें करते रहे। अगली सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से महारानी के पास पहुँचे। दोस्तों, मुझे तुम सबसे विदा ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मुझ जैसा मनहूस शक्ल का पक्षी फिर तुम्हें कभी देखने को ना मिले। ऐसा मत कहो गोरी बहन। चलो गोरी कवि, दोपहर शुरू होने वाली है। इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो तुम यहाँ से चली जाओ। गोरी कवि पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने लगी। गोरी कवि अब पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। तभी गिद्ध और साथ वाले जंगल का जालिम चील आते हुए नजर आए। अरे, ये जालिम चील यहाँ क्यों आ रही है? चील महारानी, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हम दोनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन दोनों की नजर गोरी कवि पर पड़ी। अरे ओ काली कवि, कहाँ चली आ रही हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उल्टे कदम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो मधुमक्खियाँ उन दोनों को काटने लगी। हाय ओए, मारे गए। हाँ उस्ताद, मारे गए, भागो यहाँ से। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इसी दौरान दोपहर भी ढल गई थी। गोरी कवि, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलती हूँ। नहीं गोरी, हम तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, इसे रोकिए। हाँ गोरी कवि, तुमने हम सबकी जान बचाई है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, और जो मेरी मनहूस शक्ल से आप पर जो आफत आएंगी उनसे कैसे बचोगे? महारानी चील ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं। तुम दोपहर के समय उसी गुफा में आराम करना और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ रहना। ये सुनकर वो चारों दोस्त खुशी से हंसने लगे। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर लंबे बालों वाली कवि भूतनी रहती थी जो पक्षियों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। ए पीपल की भूतनी, मेरी सास बहुत बुरी है। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि उसकी आवाज ही बंद हो जाए। अच्छा ठीक है, मगर वो कवि भूतनी बहुत बुरी थी। वो इच्छा तो पूरी किया करती थी, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद इच्छा मांगने वाले को पछताना पड़ता था। हे ऊपर वाले, मैंने तो उस भूतनी से कहा था कि मेरी सास का कुछ करे, मगर उल्टा ही उस भूतनी ने मुझे बहरा कर दिया। हाँ हाँ। इसीलिए जंगल के पक्षियों ने उस भूतनी से मांगना बंद कर दिया था। कोई भी घने जंगल में बड़े पेड़ के पास नहीं जाता था और वो कवि भूतनी पेड़ छोड़कर जा नहीं सकती थी और कोई पक्षी उसके पास नहीं जाना चाहता था। इसीलिए पीपल की भूतनी अब अकेले रहने लगी। कोई पक्षी भी मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही काफी अरसा बीत गया और सभी पक्षी पीपल की भूतनी को भूल गए। एक दिन काली भूतनी ने चूहे से कहा, अरे ओ चूहे, लगता है पक्षी मेरे बारे में भूल गए हैं।
इसीलिए तुम अभी जाओ और जाकर पक्षियों को बताओ कि मैं कैसे उनकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उन पक्षियों में से किसी के आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। मगर मैं तो एक चूहा हूँ, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरा जादू ऐसा छाएगा कि तुम्हें कोई पहचान ना पाएगा। भूतनी के ऐसा कहते ही वो चूहा एक उल्लू में बदल जाता है। लो, मैंने तुम्हें एक पक्षी बना दिया, अब जल्दी से जाओ और पक्षियों को मेरे पास लेकर आओ। वो उल्लू मिठाई का एक डब्बा लेकर पक्षियों के पास पहुंचा। लो पक्षियों, ये मिठाई खाओ। तुम कौन हो और मिठाई क्यों बांट रहे हो? मैं दूसरे जंगल में रहने वाला उल्लू हूँ। मुझे पीपल के पेड़ के पास एक भूतनी मिली थी। भूतनी ने मुझे कहा कि वो मेरी इच्छा पूरी कर सकती है। ये सुनकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के देने को कहा। उसने जादू से मुझे 100 सोने के सिक्के दे दिए। इसी खुशी में मैं ये मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनते ही रानू चिड़िया बोलती है, ऐसे ही क्यों? वो भूतनी कभी किसी को 100 सोने के सिक्के देगी? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। वो भूतनी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं देती। ऐसा सुनकर वो सब उल्लू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पास वाले पेड़ पर ये सब बातें कालू कौवा सुन रहा था। 100 सोने के सिक्कों के बारे में सुनते ही वो कालू कौवा लालच में आ जाता है और वो रात होते ही पीपल की भूतनी के पास चला जाता है। पीपल की भूतनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, मगर उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मुझे 200 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वादा करो कौवे, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। मैं वादा करता हूँ। कालू की इच्छा को तराजू में तोल, मिल जाए इसे मुंह बोले बोल। काली भूतनी के ऐसा कहते ही कालू कौवे को एक थैली मिलती है जिसमें 200 सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता। अब तुम कुछ नहीं कर सकते कालू कौवे, तुमने मुझसे वादा किया था और मुझसे किया वादा तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा कहते हुए काली भूतनी ने एक मंत्र पढ़ा। 200 साल इस पेड़ में मैं रही हूँ, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगी और अपने जाने के बाद कालू कौवे को इस पेड़ का भूत बनाऊंगी। भूतनी के ऐसा कहते ही भूतनी की आत्मा कालू कौवे में चली गई और कालू कौवे की आत्मा काली भूतनी में चली गई। इस तरह कालू कौवा उस पेड़ का भूत बन जाता है। ये तुमने क्या किया? अब तुम इस पेड़ के भूत बन गए हो और हमेशा इस पेड़ के साथ बंधे रहोगे। हा हा हा। जिसके बाद वो काली भूतनी वहाँ से चली गई और अपनी लालच की वजह से उस पेड़ का बना भूत कालू कौवा बहुत पछता रहा था और बहुत जोर जोर से रोने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। किसी से कोई वादा करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। आपका धन्यवाद। जादू में फंसी चिड़िया शहजादी। एक जमाने में एक किसान चिड़िया रहती थी जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे कुकू और बबलू। बबलू बेटा कहाँ हो, इधर आओ। क्या हुआ मम्मा, सोने भी नहीं देती? कुकू बेटा, तुम ये खेत का काम खत्म करो, तब तक मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। दूसरे जंगल जाते हुए वो किसान चिड़िया सोचने लगती है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। गरीब होने से पहले मैं कुछ देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है।
उसी पेड़ के नीचे एक कबूतर और तोता आपस में बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया भी उनकी बातें सुन रही थी। यार कबूतर, मैंने सुना है कि बादशाह की बेटी को महल में एक काली कौवी और 2 चीलों ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे आजाद करवाना चाहता है उसे 3 परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मैंने दूसरे पक्षियों से सुना है कि वो 3 परीक्षा बहुत मुश्किल हैं। हाँ, मैंने सुना है जो भी ये 3 परीक्षा पूरी नहीं कर पाता वो जालिम चील उन्हें खा जाती हैं। मिठू, अगर किसी ने ये परीक्षा पूरी कर ली तो वो पक्षी शहजादी चिड़िया के साथ शादी करेगा और उस बड़े महल का राजा भी बनेगा। ये सुनते हुए रानो चिड़िया ने सोचा, ये काम मेरा बेटा बबलू करेगा। वो ये परीक्षाएं पूरी करेगा और फिर करेगा चिड़िया शहजादी से शादी, जिसके बाद मेरा बेटा पूरे जंगल का राजा बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया अपने बेटे बबलू को महल के सफर के लिए रवाना कर देती है। बबलू एक बुरे दिल का चिड़ा था। जब वो चूंटियों के बिल के पास पहुंचा तो उसने उनके घर को तोड़ दिया। वो करीब की नदी से पानी पीने गया तो वहां उसने बतख के बच्चे को मारा, जिसके बाद उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता देखा और उसे भी तोड़ दिया और आखिरकार वो महल के दरवाजे पर पहुंच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझसे इंतजार करवाया। मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी अंदर से काली कौवी दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अच्छा, बताओ तुम्हें क्या काम है? मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। रुको जरा, पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं को पूरा करना है। कैसी परीक्षा? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं ये बीज हवा में उछालूंगी और ये सब इधर उधर बिखर जाएंगे। तुम्हें 1 घंटे में ये सब बीज इकट्ठे करके फिर से इस थैली में डालने होंगे। काली कौवी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये भी कोई परीक्षा है? अच्छा, मैं 1 घंटे में वापिस आती हूँ। फिर काली कौवी ने मैदान में वो सारे बीज बिखेर दिए और वहाँ से चली गई। अरे ये क्या? ये तो नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा ये बीज। जिसके बाद काली कौवी फिर से आई और उसने दूसरी परीक्षा दी। काली कौवी ने 12 सोने की अंगूठियों को एक तालाब में फेंक दिया। बच्चे, अब तुम्हें 1 घंटे में ये सारी मुझे वापस लाकर देनी होंगी। मैं पागल नहीं हूँ, पानी बहुत ठंडा और गहरा है। अरे बेटा, तुम तो मेरी परीक्षाओं को पूरा ही नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तीसरी परीक्षा देती हूँ। फिर काली कौवी बबलू को लेकर महल के अंदर चली गई और वो एक अंधेरे कमरे में गए। तुम्हारे सामने ये 3 चीजें हैं। इन तीनों में से एक शहजादी है। अगर तुमने सच बता दिया तो वो शहजादी तुम्हारे साथ शादी कर लेगी, और अगर तुम ना बता सके तो तुम्हें वो चीलें खा जाएंगी। मैं ये 1 नंबर वाले को चुनता हूँ। जैसे ही वो बताता है तो कपड़ा वहाँ से हट जाता है और उसके नीचे से वो जालिम चील निकल आती है। नहीं, कोई मुझे बचाओ, ये तो जालिम चील है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, बबलू कहाँ है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं कुकू बेटा, मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। मम्मा, यकीन कीजिए मुझ पर, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। फिर कुकू ने एक रोटी का टुकड़ा लिया और वो महल की जानिब उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा कि चूंटियाँ अपना घर बनाने में लगी हुई हैं। बेचारी चूंटियों, क्या हुआ? किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ। चूंटियों का घर बनाने के बाद कुकू नदी पर पानी पीने गया और वहाँ उसने बतख के बच्चे देखे। आओ आओ प्यारे बतख के बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो, ये रोटी के टुकड़े खा लो। बतख के बच्चों ने वो रोटी के टुकड़े खाए। फिर कुकू को जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता नजर आया। उसने वो छत्ता उठाकर फिर से पेड़ पर रख दिया। फिर से कुकू महल की जानिब अपना सफर शुरू करता है। जब कुकू वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। क्या चाहिए तुम्हें बेटा?
आंटी, मेरा नाम कुकू है और मैं शहजादी चिड़िया को बचाने आया हूँ। पहले तुम्हें 3 परीक्षा पूरी करनी पड़ेंगी। जिसके बाद वो काली कवि वो बीज फिर से जमीन पर फेंक देती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं ये कर लूँगा। 45 मिनट की कोशिश के बाद भी कुकू उन बीजों को इकट्ठा नहीं कर पाता। इतनी ही देर में कुकू की मदद के लिए ढेर सारी चूंटियां वहां आ जाती हैं, क्योंकि कुकू ने उनका घर बनाने में उनकी मदद की थी। फिर वो सारी चूंटियां मिलकर थैली को वापस भर देती हैं। अरे वाह दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो काली कवि फिर से वहां आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहते हुए वो काली कवि अंगूठियां नदी में फेंक देती है। कुकू ने नदी में छलांग लगाई, मगर पानी बहुत गहरा था। कुकू उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, मगर तभी कुकू ने देखा कि तालाब की छोटी बतखें वो सारी अंगूठियां ले आई हैं। वो सभी वही बतखें थीं जिनको कुकू ने रोटी के टुकड़े खिलाए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद कुकू काली कवि के पास गया। सभी 12 अंगूठियां? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब मेरे पीछे आओ। फिर काली कवि ने कुकू को आखिरी परीक्षा के बारे में बताया। वो सामने ढांपे हुए 3 मुजस्मे देखता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहजादी चिड़िया किस में है। अरे ये सब तो एक जैसे हैं। सोचो सोचो कुकू, इनमें से शहजादी कौन सी हो सकती है? तभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ खिड़की से अंदर आती हैं। वो दरमियान वाले कपड़े पर घूमने लगी। हाँ, मैं समझ गया, वो बीच वाली ही शहजादी है। बीच वाली शहजादी? खुद ही देखो। फिर वो कपड़ा वहाँ से हट गया और शहजादी चिड़िया बाहर आ गई। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया कुकू। और फिर उन सब ने देखा कि वो जालिम चीलें महल छोड़कर वहाँ से चली गईं। कुकू बेटा, अब तुम इस महल के मालिक हो, मैं चलती हूँ। कुकू ने उन तीनों परीक्षाओं को पूरा कर लिया था, जिसके बाद कुकू की शादी शहजादी से हो जाती है और वो खुशी का जीवन बसर करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू कौवा पेड़ पर बैठा धूप का आनंद ले रहा था, जब उसकी नजर एक चील पर पड़ी। कालू कौवा उस चील को देखकर अपने आप से बोला, ये चील तो मुझे दूसरे जंगल की लगती है। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे महारानी को बताना होगा। कालू कौवा तुरंत उड़ते हुए अपने जंगल की महारानी चील के पास गया। महारानी, हमारे जंगल में दूसरे जंगल की चील घूम रही है। मुझे उसके इरादे नेक नहीं लगते। ये सुनकर महारानी चील ने कहा, दूसरे जंगल की चील की इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में घूम रही है। बताओ कालू, कहाँ है वो? कालू कौवा महारानी चील को नदी के पास ले गया, जहाँ उसने चील को देखा था, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। महारानी चील ने कौवे से कहा, कालू, तुमने तो कहा था यहाँ दूसरे जंगल की चील है, मगर मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। महारानी, मैंने अपनी आँखों से देखा था। कालू की बात सुनकर महारानी चील और कालू कौवा चील को ढूंढने लगते हैं, मगर महारानी को वहाँ कोई नहीं मिला। तभी वहाँ सुंदर उड़ता हुआ तोता महारानी चील के पास आया और बोला, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम मिट्ठू है। मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गिद्ध आपके जंगल में बैठा हुआ है। मुझे लगा इसकी सूचना सबसे पहले आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप जंगल की महारानी हैं। कहाँ है वो गिद्ध? चलिए महारानी, मेरे साथ चलिए। फिर मिट्ठू तोता महारानी चील को अपने साथ ले गया। तभी जंगल में झाड़ियों के पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही गिद्ध ने महारानी चील को देखा तो वो वहाँ से भाग गया। अरे मिट्ठू, तुमने तो मुझे बिल्कुल ठीक बताया, और मेरा एक ये सलाहकार कालू कौवा जो मुझसे झूठ बोल रहा था। क्या महारानी? मैं समझा नहीं। मेरा ये काला कौवा मूर्ख
मुझसे कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है, मगर मैं जब यहाँ आई तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मिठू तोता कालू कौवे का मजाक उड़ाते हुए महारानी चील से बोला। मेरी माँ ने तो सबसे पहले आपको अपने सलाहकार को बदल लेना चाहिए। आपको दूसरा एक सलाहकार ढूंढना चाहिए जो देखने में सुंदर भी हो और सच्चा भी हो। मिठू, तुम अच्छे भी हो और बातें भी अच्छी करते हो। आज से तुम ही मेरे सलाहकार हो। इतना कहकर चील महारानी ने कालू कौवे से कहा। सुनो कालू कौवे, अगर मुझे दोबारा नजर आए तो मैं अपने जंगल से तुम्हें निकाल दूंगी। फिर महारानी चील मिठू तोते के साथ वहाँ से चली गई और कालू कौवा रोता हुआ अपने घर चला गया और अपने घर के बाहर बैठ गया। रानू चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से जा रही थीं। तभी कालू कौवे को उदास देखकर वो वहाँ आ गईं। क्या हुआ कौवे, तुम उदास क्यों बैठे हो? गोरी बहन ठीक कह रही है कालू कौवे, तुम तो हमेशा मुस्कुराते और गाते रहते थे और जंगल में हर तरफ महारानी की तारीफें ही करते रहते थे। तुम्हें पहले तो कभी इतना उदास नहीं देखा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया और गोरी कौवी को सारी घटना बताता है। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने अपनी आँखों से उस जगह चील को देखा था, मगर महारानी चील ने मेरा विश्वास नहीं किया और तोते की बातों में आकर मुझे वहाँ से बेइज्जत कर दिया और तो और मुझे सलाहकार के पद से भी हटा दिया। मैंने कितनी सेवा की महारानी की, क्या मुझे यही सिला मिलना था? कालू कौवे की बात सुनकर गोरी कौवी ने कहा। कालू कौवे, तुम चिंता ना करो, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैं और रानो महारानी से बात करेंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी महारानी चील के पास गईं। रानू चिड़िया और गोरी कौवी को देखकर मिठू महारानी से बोला। महारानी, मुझे समझ नहीं आता कि आप जंगल की महारानी हैं या किसी चिड़ियाघर की। मिठू की बात सुनकर महारानी चील को गुस्सा आ गया। क्या हुआ मिठू, मुझसे कोई गलती हो गई? महारानी, जब मैं दूसरे जंगल में था तो मैं देखता था कि महारानी से मिलने वहाँ बड़े बड़े शक्ति वाले पक्षी आते थे और वो सब महारानी के आगे अपना सर भी झुकाया करते थे। मैंने अभी तक आपकी बराबरी का कोई भी आता नहीं देखा। महारानी चील, अब आप ही बताइए कि इन मामूली चिड़िया का आपकी गुफा में क्या काम है? ये सुनकर रानू चिड़िया ने कहा। अपनी हद में रहो आवारा तोते, तुम तो इस जंगल के भी नहीं हो। हमारी जंगल की महारानी दूसरे जंगल की महारानियों से बुरी नहीं है। हमारी महारानी सब पक्षियों को बराबर का समझती है। मैं भी तो यही समझा रहा हूँ महारानी को कि महारानी चील, आप बहुत शक्तिशाली हैं। ये मामूली पक्षी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मिठू की बात सुनते हुए महारानी चील गहरी सोच में डूबते हुए बोली। तुम ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या हुआ चिड़िया, क्यों आई हो यहाँ? महारानी, आपको दूसरे जंगल के पक्षियों की बातों में आकर अपने जंगल के पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए। महारानी चील बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। इस जैसा आवारा तोता तो मुंह छुपाकर भाग जाता है। चुप कर जाओ चिड़िया और चली जाओ यहाँ से और इस कवि को भी अपने साथ ले जाओ। ऐसा ना हो कि बाकी जंगल के पक्षी कहें कि महारानी ने एक छोटी सी चिड़िया को मार दिया। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से चली गईं। क्यों मिठू, अब मेरा व्यवहार महारानियों जैसा लग रहा है ना? हाँ हाँ महारानी, अब मुझे लगा कि मैं एक शक्तिशाली चील का सलाहकार हूँ। रानो, अपना दिल छोटा मत करो। गोरी बहन, महारानी अपने आप को समझती क्या है? उन्हें ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को अपमानित करें। कुछ समय इंतजार करो रानो, महारानी को सब समझ आ जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिठू तोते ने महारानी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वो दिन भर महारानी के गुण गाता और महारानी चील अपनी तारीफ सुनकर खुश होती रहती। एक दिन महारानी चील जंगल में मिठू तोते के साथ गई। अचानक सामने से एक जालिम चील आ गई। न जाने कब से मैं इस मौके की तलाश में थी, आज मुझे ये मौका मिल गया। अब मैं तुझे मारकर इस सारे जंगल पर कब्जा कर लूंगी और जंगल के सभी पक्षियों को भी खा जाऊंगी।
तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगी? मुझे हराना नामुमकिन है। ये सुनकर वो चील हंसने लगी। तभी झाड़ियों से दो गिद्ध भी बाहर आ गए। मैं यहाँ तुझसे अकेले मुकाबला करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे ये दो वफादार गिद्ध हैं जो तुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। तभी महारानी चील मिठू तोते से बोली। मिठू, जल्दी से जाओ और मेरे पक्षियों को खबर दो कि उनकी महारानी की जान खतरे में है। मिठू तोता जालिम चील को देखकर डर गया और महारानी से बोला। नहीं महारानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप हार गई तो ये चील मुझे भी मार देगी। तू तो बड़ा समझदार है तोते। मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं, तुझे भी अपनी महारानी के साथ मरना होगा, क्योंकि तू अपनी महारानी का सलाहकार है। अरे नहीं नहीं, मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ। मैं तो एक आजाद पक्षी हूँ और जंगलों में घूमता रहता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई ताकतवर दिखता है, मैं तो बस उसकी तारीफें करता हूँ और उसके साथ हो जाता हूँ। अगर आप महारानी चील को हरा देंगे तो मैं आपकी तरफ भी हो जाऊंगा। तुमने मुझे अपनी महारानी की तरह मूर्ख समझा है, जो मैं तुझे अपना सलाहकार बनाऊंगी। चल भाग जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। मिठू तोता अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। वो जालिम चील महारानी चील पर हमला करने ही वाली थी। तभी कालू कौवा तेजी से वहाँ आया कि मदद करने के लिए जंगल के पक्षियों को ले आया। मुझे माफ कर दो कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे थे। वो जालिम चील कब से मुझ पर नजर रख रही थी और मैंने तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया। और तो और मैंने उस तोते की बातों में आकर तुम्हें बुरा भला कहा और सलाहकार का पद भी छीन लिया। फिर महारानी चील ने रानू चिड़िया और गोरी कौवी से कहा। मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मैंने तुम्हें भी बहुत अपमानित किया। महारानी, मैंने आपसे बोला था कि मुसीबत आने पर अपने ही काम आते हैं। आप देख लीजिए कि आपका मिठू तोता आपको छोड़कर भाग गया, मगर यही कालू कौवा आपकी जान बचाने के लिए डटा रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और कालू कौवे, तुम फिर से मेरे सलाहकार हो। उस दिन के बाद से वो जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।